जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जी इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। फाइन सर। देखिए आज हम लोग एक बड़ा महत्वपूर्ण हमारा एक्ट है CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को शुरू करने जा रहे हैं। देखिए विधि को हम सामान्यतः बेसिकली दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो होती है हमारी कौन सी विधि, प्रक्रिया विधि, और दूसरी कौन सी होती है भाई? जी बताओ भाई। मौलिक विधि सर। मौलिक विधि, ठीक है। तो मौलिक विधि में तो हमारे अधिकार और दायित्वों की वहाँ घोषणाएं मिलती हैं, ठीक है। वहाँ बताया जाता है कि किसके क्या अधिकार हैं, क्या राइट हैं, वो तो सब मौलिक विधि का मसला है। और जो विधि हमें न्यायालय की प्रक्रिया समझाए कि भाई न्यायालय में कौन कौन से स्टेप्स लिए जाने हैं, आपको प्रक्रिया, आपको कोई राइट प्राप्ति करनी है अपनी, तो राइट को करंट तो मिल रहा है मौलिक विधि से, सब्सटेंशियल लॉ इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं मौलिक, ठीक है। अब दूसरी जो अब उस राइट को हम कैसे प्राप्त करें, कोर्ट में कैसे प्रक्रिया चलेगी, किस मामले की, वो विधि है प्रक्रिया विधि। तो जो हमारी CRPC है ये क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है, ठीक है। ये हमारे क्रिमिनल मैटर्स से रिलेटेड मसलों को कोर्ट में कैसे चलाया जाएगा वो सब बताने की व्यवस्था यहाँ इसमें CRPC में व्यवस्था की गई है। अब हमारा जो CRPC है फ़िलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो CRPC है कौन सा? इसको कहा गया है CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, 1973 का ये संहिता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको संहिता और एक्ट में तो अंतर पता ही होगा। कौन बताएगा? कई बार आप कुछ कहीं पे संहिता लिखा मिलता है, कई बार एक्ट लिखा मिलता है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? जी एनीबडी? एनु? जी एक्ट मीन्स सर मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या प्रोसीजर होगा, और कोड मीन्स उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में वो सब होगा। जहां कहीं दोनों कंफ्लिक्ट करेंगे, मान लीजिए एक वेल सेटल्ड लॉ है इन कोड ऑफ लॉ और उसी पर्टिकुलर चीज पे एक्ट बना हुआ है, तो एक्ट प्रीवेल करेगा अगेंस्ट कोड ऑफ लॉ। जी शोभित की बात से कोई असहमत है भाई क्लास में? शोभित ने जो बात बताई, परवेश भाटी जी आपकी क्या राय है इस विषय पे? सर मेरे विचार से शोभित भाई ठीक कह रहे हैं। देखिए सामान्यतः जो कानून बनाने के तरीके हैं वो, एक तो हम लोग एक शब्दावली हमारे सामने आती है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ठीक है। मान लीजिए कोई तात्कालिक व्यवस्था है जिस टाइम संसद अपने कार्यकाल में ना हो, मतलब एक्टिव, क्योंकि आपको पता है कि संसद के जो है सत्र चलते हैं अलग अलग, ठीक है। और कोई ऐसी इमरजेंसी ऐसी आ पड़ी कि संसद का सत्र जो है वो नहीं है अस्तित्व में उस टाइम, और तब कानून की आवश्यकता पड़े, तो तब जो है तात्कालिक एक अध्यादेश राष्ट्रपति महोदय इशू कर देते हैं, और वो अध्यादेश को बिल्कुल वही बल प्राप्त होता है जो बल एक सामान्य कानून को प्राप्त होता है, ठीक है। फिर उसमें यह है कि एक अध्यादेश की एक उम्र होती है, उस उम्र होने से पहले उसको आप संसद से पास करा के अधिनियम के तौर पे, एक्ट के तौर पे
उसको निर्माण किया जाता है तो तब वो अध्यादेश एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। और जो कोड है, कोड हमने सामान्यतः ऐसे जो एक्चुअली संहिता शब्द है हिंदी में, कोड को कहा गया है संहिता, और संहिता का मतलब है सहंत करना। सहंत का मतलब क्या है कि किसी विषय पर अलग अलग जगह से आपने कुछ चीज़ें उठाई और उनको कोडिफाई कर दिया, तो दैट इज़ कोड। ठीक है, तो जैसे सीआरपीसी है, सीआरपीसी में भी अलग अलग प्रावधान चले आ रहे थे। ऐसे ही आईपीसी बनी थी, वहाँ भी कोड शब्द मैंने जब आईपीसी पढ़ाया था तब मैंने आईपीसी के विषय में भी आप लोगों को ये बताया था कि आईपीसी को क्यों कोड कहा गया, क्योंकि अलग अलग जगह के अलग अलग दांडिक व्यवस्था थी। ठीक है, उन दांडिक व्यवस्थाओं को एक जगह सहंत कर दिया गया, एक कोड में उनको मतलब एक कोडिफिकेशन उनका कर दिया। इसी प्रकार ये सीआरपीसी भी है। तो सीआरपीसी भी है, ऐसी सीपीसी भी है। सीपीसी हमारे दीवानी मामलों के जो हमारे अधिकार और दायित्व हैं उनके लिए न्यायालय के अंदर क्या प्रोसीजर रहेगा वो सब व्यवस्था सीपीसी में है, और फौजदारी मामलों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी वो सीआरपीसी में है। तो सीआरपीसी में जो है कुल 37 अध्याय हैं और 484 धाराएं हैं भैया। 37 अध्याय और कुल 484 धाराएं हैं। बड़ा कोड है ना। और ये आपको अगर आप फौजदारी की वकालत करते हैं या जजशिप में तो हमें सभी कुछ करना पड़ता है। जज बनने के बाद तो हमारे पास दीवानी मामले भी आते हैं, हमारे पास फौजदारी मामले भी आते हैं। तो प्रोसीजर हमारा जितना मजबूत होगा हम उतने ही अच्छे अधिवक्ता हो सकते हैं और उतने ही अच्छे जज हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रोसीजर के विषय में, प्रोसीजर के बारे में। अब ये जो दंड प्रक्रिया संहिता है ये 1973 इसका नाम है। और भैया इसको जो है, इसका जो इनेक्टमेंट हुआ वो 25 जनवरी 1974 को हुआ। 73 में इसका निर्माण हो गया और 25 जनवरी 1974 को जो है इसका क्या हो गया, इनेक्टमेंट। अब इनेक्टमेंट क्या होता है एक्चुअली, ये बेसिकली ये भी एक एक्ट ही है, बस इसको कोडिफाई किया है यहाँ से वहाँ से। मतलब वो भानुमति का कुंभ आप कहिए कि कोई चीज़ यहाँ से अच्छी लगी वहाँ से उठा ली, कोई चीज़ वहाँ से अच्छी लगी वहाँ से उठा ली, तो उनको मिला जुला के एक कोड में परिवर्तित किया। लेकिन ये है एक्ट ही। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये 1974 का अधिनियम संख्या 2 है। 1974 का अधिनियम संख्या 2 है और 25 जनवरी 1974 को डेट ऑफ इनेक्टमेंट है इसकी। ठीक है, और जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो 1 अप्रैल 1974 को है। ठीक है माय डियर, समझ आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट में क्या अंतर है वो कल्पना चौहान बताएंगी हमें। कल्पना, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? 2 शब्दावली हमारे सामने आ रही है, डेट ऑफ इनेक्टमेंट एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। जी सर, 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर जरूर हुए थे। हाँ। और 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपसे प्रीलिम्स में कोई डेट संबंधी सवाल आए तो डेट संबंधी सवाल में आपको जो है ध्यान रखना है कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है। डेट ऑफ इनेक्टमेंट पूछ रहा है तो हमें 25 जनवरी 1974 का जवाब देना है। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ सीआरपीसी पूछ रहा है तो वो 1 अप्रैल 1974 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब प्रक्रिया विधि है क्या? प्रक्रिया विधि अकॉर्डिंग टू सामंड प्रक्रिया विधि है कि विधि की यह वह शाखा है जो विवाद के क्रम को प्रशासित करती है अथवा नियंत्रित करती है। ठीक है, सामंड विधिवेत्ता हुए हैं, उन्होंने प्रक्रिया विधि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं कि जो प्रक्रिया विधि है वो हमारे विवाद के क्रम को व्यवस्थित करती है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ये फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा। ठीक है, उसी की व्यवस्था सीआरपीसी। एक चीज़ और इसकी आप नोट कर लीजिए कि जो सीआरपीसी है ये
जो प्रभाव रखती है वो भूतलक्षी प्रभाव रखती है। ठीक है, भूतलक्षी प्रभाव क्या होता है? सैयदा आप बताइए, भूतलक्षी प्रभाव से आप क्या समझते हैं? जी सैयदा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। हाँ सैयदा बोलिए। जी सर, सॉरी सर, मेरा थोड़ा सा एयरफोन जो है वो दिक्कत कर रहा है, मैं सुन नहीं पाई आप क्या पूछ रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भूतलक्षी प्रभाव क्या होता है? भूतलक्षी प्रभाव से आप क्या समझते हैं? सर, भूतलक्षी प्रभाव तो वही होगा सर जो इन पास्ट में मतलब जो चीज़ें हुई है और अगर वो सही है तो आप उनको इन फ्यूचर भी आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। जी, सैयदा के जवाब से एनू आप कितना प्रतिशत सहमत हैं? आप कुछ सुधार करना चाहेंगे इस जवाब में एनू? जी सर। हाँ, सैयद ने जवाब दिया भूतलक्षी प्रभाव के विषय में अपने विचार रखे, तो व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या विचार है? भूतलक्षी प्रभाव वही है जो पहले से, जो जैसे कानून है वो चल पहले से रहा था लेकिन उसका इन्फोर्समेंट बाद में किया गया। वो चीजें जो चल रही थी तो बाद में हमने से कानून बना के लागू कर दिया। अमित भाटी प्लीज। सर, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो होता है वो ये है कि जो पीछे भी अगर कोई हुआ है तो उसको भी वैलिड ही माना जाएगा, पीछे से ही देखा जाएगा कि ये कोई जो प्रक्रिया है वो पीछे के अपराधों पर भी, जब से ये संहिता लागू हुई है या पीछे से है या कोई अमेंडमेंट हुआ है तो पीछे से भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इसका, माना जाएगा। जी, बहुत अच्छा जवाब दिया अमित भाटी जी ने। देखिए मैं आपको समझा दूं, आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए कि भूतलक्षी प्रभाव सामान्यतः हम ये मानते हैं कि जब से कानून बनता है तब से कानून लागू होता है और भविष्य में होने वाली घटनाओं पर ही कानून लागू होता है। तो कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जो कानून बनने की तिथि से, लागू होने की तिथि से पूर्व तिथियों पर भी लागू होते हैं, उनको भूतलक्षी प्रभाव वाले, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाले कानून कहा जाता है। तो सीआरपीसी इज़ वन ऑफ देम। सीआरपीसी एक ऐसा कानून है जो अपने लागू होने की तिथि से पूर्व के मामलों पे भी लागू होगा। तो ये सैयदा, ये होता है भूतलक्षी प्रभाव। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, ओके सर। हाँ, तो अब ये जो सीआरपीसी है इसका इंट्रोडक्शन हमने हल्का सा आप लोगों को करा दिया। अब हम इसको शुरुआत करते हैं, इस एक्ट को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। अब इसका जो प्रेम्बल है वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। ये कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। ठीक है, तो एक लिटमस टेस्ट होता है हमारा जब हम कानून का कोई भी किसी भी एक्ट का प्रियम्बल पढ़ते हैं तो वहाँ हम एक चेक करते हैं कि यदि कंसोलिडेट वर्ड उसके प्रियम्बल में आ रहा है तो कंसोलिडेट का मीन ये है कि ये जो एक्ट है ये अपने आप में जो है क्या है, संपूर्ण है, एग्जॉस्टिव है। तो चूँकि यहाँ भी हमें कंसोलिडेट वर्ड पढ़ने को मिल रहा है तो ये इसका तात्पर्य ये निकल के आ रहा है कि ये जो दंड प्रक्रिया संहिता हमारी है ये दांडिक विषयों से संबंधित जो मामले होंगे उनके लिए ये एग्जॉस्टिव है, ये अपने आप में एक संपूर्ण कानून है। ठीक है, तो चूँकि यहाँ साफ साफ हमें नज़र आया एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, और ये कब हुआ? बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 24th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। तो ये 24वां हमारे गणतंत्र का जो वर्ष चल रहा था उस 24वें वर्ष में इसको क्या किया गया? अधिनियमित किया गया। 24वां वर्ष कब से गिनती होती है हमारे गणतंत्र की भाई? 26 जनवरी 1950 से गिनती होती है और ये 25 जनवरी 1974 का है एक्ट। ठीक है, तो इसका जो नाम है, जो सेक्शन 1 इसकी बात करता है, ये बताता है सो टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट।
ये कह रहा दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। पहले क्या शब्दावली थी यहाँ, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, ठीक है। तो लेकिन 2019 का जो अधिनियम संख्या 34 है उसकी धारा 95 और उसकी 5वीं अनुसूची के क्रम संख्या 9 द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द का यहाँ से लोप कर दिया गया है। तो इसका तात्पर्य ये है कि अब ये संपूर्ण भारत पर लागू है, परंतु कह रहा है प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर्स 8 है ना और 10 और 11 thereof shall not apply A to the state of Nagaland, B और to the tribal areas। तो इसके जो अध्याय 8 हैं, 10 हैं और 11 हैं वो नागालैंड राज्य को और जनजाति क्षेत्र को लागू नहीं होंगे, किंतु यहाँ ये भी कह दिया गया कि बट द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजंस और एनी ऑफ देम टू द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड or such tribal areas as the case may be with the such supplemental, incidental or consequential modifications as may be specified in the notification। ये कह रहा है, पहले तो इसने मना कर दिया कि नागालैंड राज्य को और जनजाति क्षेत्र को ये लागू नहीं है, लेकिन साथ ही बता दिया गया कि किंतु यदि संबद्ध राज्य सरकार अपना कोई नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी करके ऐसे उपबंधों को या उनमें से किसी को यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, अनुषांगिक या पारिणामिक उपांतरों सहित लागू कर सकती है जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएं। तो ये वहाँ की राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है कि यदि वो आवश्यक समझें उसके पूरे भाग पर या किसी पर्टिकुलर पार्ट पर, तो बाय नोटिफिकेशन जो है वो इन अध्यायों को भी वहाँ लागू कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और इसका सर फिर तो ये समवर्ती सूची में हुई ना, क्या इसमें फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना, समवर्ती सूची में आई ना फिर सीआरपीसी, क्योंकि स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंटर भी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बनते हैं कई कानून हैं कि जो स्टेट अपने हिसाब से अमेंड कर लेता है ना। तो बहुत सारी बातें हैं कि वहाँ स्टेट को भी राइट दिए हुए हैं कि आप भी इसमें अपने अनुसार अगर कोई परिवर्तन करना चाहें, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन कह रहा कि इन दिस सेक्शन ट्राइबल एरियाज मीन द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर द 21st day of January 1972 वन इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम एज रेफर्ड इन पैराग्राफ 20 ऑफ द 6th schedule to the Constitution other than those within the local limits of the municipality of Shillong। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस धारा में जनजाति क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले, यानी कि 21 जनवरी 1972 के दिन के ठीक पहले संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिल्लॉन्ग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न है। ठीक है, ये इसने स्पष्टीकरण ने स्पष्ट कर दिया जनजाति क्षेत्रों के विषय में। और इसका पहली धारा की तीसरी उपधारा ये कह रही है कि यह 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा, यानी कि डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है वो 1/4/1974 है और डेट ऑफ इनेक्टमेंट जो है वो 25 जनवरी 1974 है। ये आप ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, किसी को कुछ समझ ना आया हो, कुछ क्लियर ना हुआ हो? जी क्लियर है सर, क्लियर है सर। जी जी, बहुत अच्छी बात है भाई। हमारे क्लास मेंबर्स जो हैं वो टाइम से क्लास में एंट्री करने में भी उन्हें समस्या है, समय से नहीं आ रहे हैं, जबकि एक नया एक्ट शुरू होने जा रहा है तो समवन कोई याद करते ही हाजिर हुआ है। जी जी हाँ जी,
तो धारा 1 में किसी को कोई समस्या, कल्पना, क्लियर हो गया आपको सेक्शन 1? जी सर। अब ये जो सेक्शन नंबर 2 है, ये आपकी डेफिनेशन क्लॉज है। ये आपको परिभाषाएं बता रहा है कि इस वाले एक्ट में जो कुछ शब्दावलियाँ आएंगी उनको, ये देखो जो आपका ये क्लॉज आपको लगभग हर एक्ट में मिलता है, ठीक है। तो जैसे हमने आईपीसी में भी पढ़ा था कि वहाँ भी कुछ शब्दों को खोल के बताया था। वो कौन सा अध्याय था आईपीसी का? सॉरी, अध्याय 2 सर। हाँ, अध्याय 2, बिल्कुल, चैप्टर नंबर 2 में वहाँ बताया था, है ना। यहाँ धारा नंबर 2 इसकी बता रही है डेफिनेशन, ठीक। तो ये क्या है, ये देख लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसमें से सवाल आपको 100% मिलता है। प्रीलिम्स में तो यहाँ से सवाल आपको खड़ा ही मिलेगा निश्चित तौर पे। धारा 2 को बहुत अच्छे से आप समझिएगा। ये कह रहा है इन दिस कोड अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। ये कह रहा ए बेलेबल ऑफेंस, तो बेलेबल ऑफेंस को बताया गया है 2A में, ठीक है। इनको जब आप धारा 2 को पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो आप 2A 2B इसको आप कनेक्ट करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो 2A में बेलेबल ऑफेंस है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि 2A में B है, B फॉर बेलेबल ऑफेंस। अपने माइंड में एक व्यवस्था बनाने के लिए आप ऐसे याद कीजिए कि 2A में B फॉर बेलेबल, ठीक है। तो कह रहा है कि बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शॉन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। तो यहाँ इसने एक तरह से धारा 2A में आपको जमानतीय भी बताया है और अजमानतीय भी बताया है, ठीक है। तो बेसिकली ये जमानती अपराध के लिए है, तो 2A में B ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। तो ये कह रहा है कि जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है। प्रथम अनुसूची कहाँ की है? वो अनुसूची CRPC में ही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट शेड्यूल में जो अपराध जमानती के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है, या तो वो यहाँ जमानतीय लिखा हो, ठीक है, या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के द्वारा उसको जमानतीय बताया गया हो, और अजमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। तो यहाँ जमानतीय आपको बता के ये बोल दिया गया कि जमानतीय के अलावा और सारे अपराध अजमानतीय हैं। जो वहाँ शेड्यूल में जमानतीय बताए हों या किसी अन्य लॉ के द्वारा उसको जमानती बनाया गया हो, उन अपराधों को छोड़कर बाकी बचे जितने भी अवशेष अपराध हैं वो सब अजमानतीय हैं। इज दैट क्लियर? जमानती अपराध और अजमानती अपराध में वैसे डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा? सर, जो बेलेबल है वो एक राइट है, यस, और जो नॉन बेलेबल है वो कोर्ट के विवेक पर और फैक्ट पर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमित जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। तो ये कहा गया है कि जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, शर्मा जी आपका माइक खुला हुआ जी, जो बेलेबल ऑफेंस हैं वो उसमें जमानत का जो राइट है एक्यूज़ का, वो उसका बिल्कुल अधिकार है, वो अधिकार स्वरूप उसकी मांग कर सकता है, ठीक है। और इवन बेलेबल ऑफेंस का कोई मामला यदि कोर्ट के सामने आता है तो ये यहाँ तक भी व्यवस्था है कि न्यायालय को उसकी जमानत प्रार्थना पत्र की भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि कोई सामने से बेल एप्लीकेशन मूव करेगा। इसमें उसको अगर कोई रिमांड आ रहा है ऐसे मामले का उनके सामने, हालांकि अब तो ये 41A के नोटिस से सब व्यवस्था ही खत्म होगी इस प्रकार के मामलों की वहाँ तक जाने के लिए, लेकिन ये तब की बात हम कर रहे हैं जब सारे रिमांड उठ के यहाँ आते थे। तो कोर्ट को जो है अगर कोई बेलेबल मामला है तो कोर्ट को ऑर्डर शीट पे ही जमानत का आदेश खोलना होता था कि आप इतने रुपए के जमानती दाखिल कर दीजिए और आप जो है जमानत लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो एज ए राइट है उसका। और अगर वो जमानती दाखिल कर देता था तो ठीक,
नहीं करता था तो वैसी अवस्था में बेलेबल ऑफेंस में भी जेल जाना पड़ जाता था। चूँकि कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन सामने वाले को श्योरिटी तो दाखिल करने पड़ेंगे ना। तो श्योरिटी अगर वो नहीं दाखिल कर पाते थे, वैसे तो नॉर्मली सब व्यवस्था करके रखते हैं, लेकिन मैं एक हालात बता रहा हूँ जी। अब इसका जो दूसरा अब जो 2B है वो 2B में C है। पीवी पर भी तो छोड़ सकती थी। क्या कह रहे हैं सर अगर कोर्ट सेटिस्फाई है और पीवी पर भी उस एक्यूज को छोड़ सकती थी। कि आप अभी पीवी पे पर्सनल बॉन्ड पे छोड़े जाते। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी बाद में आप कोर्ट दे सकते। समय दे दे, मान लीजिए 3 दिन का समय दे दे, हफ्ते का समय दे दे, भाई आप जमानती दाखिल कर देना। मुझे आपकी भोली सी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि आप कहीं भागेंगे नहीं, तो आप एक अपना बंद पत्र दे दीजिए। बंद पत्र पे भी छोड़ सकते थे। बिल्कुल, ये देखो कोर्ट का वहाँ विवेकी अधिकार है। अब जो डेफिनेशन क्लॉज का 2B है तो 2B में C है, ऐसे समझो। 2A में हमने B पढ़ा, क्या पढ़ा, 2A में B पढ़ा और 2B में C है। थोड़ा सा आप ये टेक्ट लगाएंगे तो आपको ये व्यवस्था समझ आ जाएगी। अब 2B में C क्या है, ये चार्ज है और चार्ज को बता रहा है आरोप क्या होता है। आप लोग फौजदारी की वकालत जो करते हैं हमारे साथी, वो सभी चार्ज से वाकिफ़ होंगे कि चार्ज होता क्या है। लेकिन 2B में जो चार्ज की परिभाषा CRPC की है वो बहुत ज़्यादा मतलब सेटिस्फैक्ट्री मुझे नहीं लगती। मतलब ये मेरा निजी राय है। ये क्या कह रहा है कि चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। क्या कह रहा है कि आरोप के अंतर्गत नहीं आ रही जी, क्या कह रहे हैं? आवाज आ रही। ओके 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 प्लीज। जी, व्हाट इज द सीन नाउ? सर अब ठीक है जी। तो हम लोग 2B डेफिनेशन क्लॉज का 2B देख रहे थे और 2B में C फॉर चार्ज। आप ऐसे माइंड में रखिए कि 2A में B और 2B में C। ठीक है, एक क्रम बढ़ा दीजिए उसका आगे। ठीक, अब ये चार्ज के विषय में बात कर रहा है और चार्ज को ये बता रहा है कि आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों तो आरोप का कोई भी शीर्ष। तो इस परिभाषा से मैं पर्सनली कभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। आरोप एक्चुअली में होता क्या है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। बाकी तो जो लिखा है वो लिखा हुआ ही हमें पढ़ना है। बाकी आरोप होता क्या है? आरोप ये होता है कि न्यायालय आपको कोर्ट के अंदर मतलब जो एक्यूज़ है उसको जो है एक विधिवत सूचना देता है कि आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन के द्वारा ये आरोप लगाया गया है। ठीक है, और उस आरोप में एक सिंगल हेड भी हो सकता है और एक से अधिक हेड भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 करके भी हो सकता है या कोई सिंगल ही भी हो सकता है। उस आरोप के द्वारा एक्यूज को एक ऑफिशियली जानकारी देना, ठीक है, और उस पर आरोप लगाकर उससे पूछा जाता है कि आप क्या आज इस आरोप से आप सहमत हैं, आरोप को मानते हैं। तो अगर वो कहता है कि यस, तो वो प्ली ऑफ गिल्टी उसकी आ जाती है। ठीक है, लेकिन क्या कहता है एक्यूज नॉर्मली कि नहीं, मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है ये निराधार है, मैं ट्रायल की मांग करता हूँ। तो सही मायने में आरोप वो अवस्था है क्रिमिनल प्रोसीजर की कि उसके बाद एक्चुअल ट्रायल शुरू होता है न्यायालय के समक्ष। ठीक है ना? तो आरोप कल्पना, क्या समझ में आया आपको आरोप के विषय में जो हमने डिस्कस किया कि आरोप होता क्या है? जी सर। जी। किसी अपराध में अगर एक से ज्यादा जो अपराध हैं उनमें जो शीर्ष होता है उसी के अकॉर्डिंग आगे ट्रायल होता है कि भाई वो सेशन में जाएगा, मजिस्ट्रेट का ट्रायल होगा। इसलिए यहाँ एक शीर्ष की बात करी गई है कि जो ऑफेंस उसके ऊपर
मेड आउट होते हैं। तो यही है। तो सामान्यतः अगर आरोप के विषय में मान लीजिए मेन एग्जाम में हमें लिखने आ गया कि आरोप को समझाइए, तो क्या हम 2B लिख के ये एक लाइन लिख के सेटिस्फाई कर देंगे एग्जामिनर को? जो हमें समझाया गया है कानून के द्वारा, जो 2B में हमें चार्ज समझाया गया है, तो क्या परवेज़ भाटी जी हमारा जवाब मान लीजिए हमसे 5 नंबर में पूछ लिया कि आरोप पर टिप्पणी कीजिए, तो क्या हम ये एक लाइन लिख के सेटिस्फाई कर देंगे? नो सर, उसके लिए अध्याय 17 में धारा 211 में दिया हुआ है सर। तो इस प्रकार से थोड़ा सा उसमें लिखना पड़ेगा सर, थोड़ा लॉन्ग लिखना पड़ेगा। हाँ, वो सारी व्यवस्था वहाँ आरोप कैसे कैसे आरोप में क्या हो सकता है, क्या स्थिति हो सकती है। बाकी हमें अपना बेस बताना, शुरुआत करने के लिए हमें इतना तो बताना ही पड़ेगा कि आरोप से इस बात का, आरोप जो है ऑफिशियली एक्यूज़ को जो है ये संसूचित करने का माध्यम है कि आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन के द्वारा क्या मामला बना के प्रस्तुत किया गया है। ठीक है ना? फिर उसके बाद वो जो वहाँ जब हम आरोप पढ़ेंगे, आरोप वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो दैट इज़ ए डिफरेंट फिनोमिना। अब अगला जो इसका सेक्शन है वो बात करता है 2C की, और 2C में CE है। अभी तो हम 2A में B और 2B में C पढ़ के आए हैं, यहाँ C में C ही बताया गया है। ये थोड़ा सा आप माइंड में सेट कर लीजिए फार्मूले। तो ये कहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो 2C कह रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant। तो 2G बता रहा है कि संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम उस अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सके। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं उनमें एक्यूज़ की गिरफ्तारी करने के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं है, वो न्यायालय से वारंट प्राप्त किए बिना संज्ञेय मामले में गिरफ्तारी कर सकता है। ये 2C बता रहा है डेफिनेशन क्लॉज का। जी क्लियर है भाई? सर और इसमें एक केस लॉ आप नोट कर लीजिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मामला है। ये क्या कह रहा है? श्रीमती अमरावती एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1996 CRLJ 1347 में कहा गया है प्रत्येक संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये लॉ की व्यवस्था आ गई हमारी केस लॉ की। सर फिर से बोल दीजिए। हाँ, ये कह रहा है श्रीमती अमरावती एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1996 CRLJ। क्लियर है भाई? भाई हमारी क्लास में आज कुछ नए साथी भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये डेमो लिंक मैंने ओपनली दिया हुआ है आज। वैसे तो हमारी क्लास का लिंक जो है हमारे सुपर क्लासरूम में, जो कि एक व्यवस्था शुल्क के साथ चल रहा है, 1000 रुपीज़ पर मंथ उसके लिए हम लोग चार्ज करते हैं, एक व्यवस्था शुल्क बनाया हुआ है। तो आज का ये चूँकि ओपनिंग क्लास थी, तो हमने एक डेमो लिंक इसका विभिन्न ग्रुप्स में दिया हुआ है, और ये डेमो लिंक हमारा 3 दिन तक दिया जाएगा। तो आप लोग जो हमारे क्लास के नियमित मेंबर हैं वो भी उस लिंक को अपने मित्रों के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई नया साथी हमारे साथ जुड़ना चाहेगा क्लास में, तो वो हमारी क्लास का डेमो लेके हमसे वो कितना सेटिस्फाई होता है, हमारे पढ़ाने के अंदाज से कितना सेटिस्फाई होता है, तो उसके लिए ये व्यवस्था है। तो आज कुछ नए साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारी क्लास के नियमित मेंबर नहीं हैं। ठीक है, तो मैं उनसे ये अपेक्षा करूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो पूरा क्लास को आप सुने, समझें, प्रयास करें समझने का।
ठीक है। कुछ लोग ऐसे आते हैं क्लास में, मान लीजिए फ्री डेमो लिंक मिल गया तो क्लास में एंट्री करेंगे और वो 30 सेकंड उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होती है क्लास में, 30 सेकंड रुकेंगे और 30 सेकंड में जज बन के निकल लेंगे। तो ऐसा मत करें। जो आप जुड़े हैं तो थोड़ा सा समय दें और समझने का प्रयास करें, ठीक है डियर। तो अब 2D में फिर C आ गया, 2D में C आ गया, कंप्लेंट की बात कर रहा है, ठीक है। ये बात कर रहा है, ये कह रहा मीन्स कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report। परिवाद बताया गया है 2 में, और ये कह रहा है कि परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित, तो यहाँ दोनों अवस्थाएं हैं। जो कंप्लेंट है वो मजिस्ट्रेट को लिखित भी की जा सकती है और मौखिक भी की जा सकती है, लेकिन सामान्यतः जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में हम लोग रिटिन में ही फाइल करते हैं। ओरली भी व्यवस्था है, अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो ओरली भी उसको नोट कर सकते हैं, लेकिन जो सामान्य प्रैक्टिस है वो क्या है कि हम लोग इन रिटिन फाइल करते हैं, इन रिटिन दाखिल करते हैं। और क्या कह रहा है, अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि परिवाद में पुलिस रिपोर्ट नहीं है। पुलिस रिपोर्ट एक अलग सिस्टम है। पुलिस रिपोर्ट वो है जब आप थाने में जाके अपनी मामले, अपनी समस्या को थाने के सामने रखें और वहाँ FIR दर्ज हो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट कोर्ट के सामने आए, तो वो पुलिस रिपोर्ट अलग चीज़ है, परिवाद अलग चीज़ है। ये सवाल भी एक बार पूछा गया था कि क्या परिवाद में पुलिस रिपोर्ट भी मतलब संलग्न है या उसके अधीन आती है, तो 4 ऑप्शन दे दिए थे। तो वहाँ आपको उसके लिए मना करना है कि परिवाद में पुलिस रिपोर्ट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और इसका स्पष्टीकरण भी है, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant। ये कह रहा है स्पष्टीकरण कि ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी। यहाँ स्पष्टीकरण में क्लियर कर दिया है, और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। क्या समझे जी? शोभित, स्पष्टीकरण क्या कह रहा है? इसमें सर ये कह रहा है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करता है, या मान लीजिए कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी FIR रजिस्टर हुआ, इन द मीन टाइम जो कॉग्निजेबल चार्ज थे वो ओमिट कर दिए गए या उस तरह की एविडेंस नहीं आई, और पुलिस रिपोर्ट जिसको हम अपने अपने शब्दों में कुछ चार्जशीट को फाइनल रिपोर्ट या जो भी कह देते हैं, तो अगर वो नॉन कॉग्निजेबल में सबमिट करता है तो दैट विल बी डीम्ड एज अ केस, नॉट एज अ स्टेट केस। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब एक सवाल आपके सामने है, उसको कंप्लेंट प्रोसीजर उसमें अडॉप्ट किया जाएगा। हाँ। और जो IO होगा उसका, जो उसको सबमिट कर रहा है, उसको वो परिवादी कंप्लेनेंट ट्रीट किया जाएगा, वो परिवादी मान लिया जाएगा। ठीक 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 ठीक। अब ये जो जैसे सर NDPS का मामला, NDPS, जैसे सर NDPS का मामला, ना 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 ना, आप गलत जा रहे हैं, ये दूसरी बात कह रहा है। NDPS तो अपने आप में एक अलग एक्ट है। हाँ, इसमें जो NCR है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है, उन पर अगर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने वो लेके आता है, तो लेते हैं मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते हैं, तो वो कंप्लेंट में ट्रीट माने जाएंगे। क्या ऐसा है?
क्या कह रहे हैं अमित, दोबारा बोलो जैसे आप। ड्रग्स एक्ट के अंदर मामले होते हैं ना, हाँ हाँ, अच्छा ड्रग्स एक्ट मैं के, बोल रहा हूँ मतलब ड्रग्स एक्ट का मामला आप वो बता रहे हैं जो ये छापे वापे मारते हैं इस पे मेडिकल स्टोर वगैरह पे। जैसे दवाई वगैरह की फिर सैंपल वगैरह भरते हैं ना तो हाँ तो सर वो इसके अंतर्गत ही आता है। ये परिवार ही मान्य होते हैं। जी, चलिए, तो धारा 125 का जो आवेदन है वो कंप्लेंट होता है कि नहीं होता है भाई? रिपीट करेंगे सर क्वेश्चन? धारा 125 का आवेदन कंप्लेंट है कि नहीं है? कंप्लेंट नहीं सर, उसमें तो कंप्लेंट का उसमें क्या कह रहे? कंप्लेंट में तो नहीं आती सर वो। कंप्लेंट ही है सर। परवेश भाटी जी, आपकी क्या राय है, कंप्लेंट है कि नहीं है? 125 सीआरपीसी का जो आवेदन हम प्रस्तुत करते हैं, जिसमें हम स्त्री और बच्चों के लिए और माता पिता के लिए खर्चे का दावा करते हैं, तो क्या वो कंप्लेंट है कि नहीं है? पिटीशन है सर, वो कंप्लेंट नहीं है। हाँ, नोट कर लीजिए, इस पे केस लॉ है एक्चुअली। ये है जगदम्बा। कोई कंप्लेंट नहीं पाया जाता है। हाँ, याचना की जाती है सर, पिटीशन है वो। हाँ, तो ये एक केस लॉ है जिसमें ये कहा गया है कि ये आवेदन जो है परिवाद नहीं है, क्योंकि इसमें अपराध के किए जाने का कोई कथन अंतर्विष्ट नहीं है। कंप्लेंट के लिए ज़रूरी है कि वहाँ कोई ना कोई अपराध हुआ हो, उसके विषय में कंप्लेंट आनी चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है, नोट कर लीजिए केस लॉ, जगदम्बा लाल बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, जगदम्बा लाल बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, ये 1976 का मामला है और इसका जो ये वही तो नहीं है लिमिटेशन ग्राउंड पे किया था शायद। हाँ, जगदम्बा लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का मामला है एनु, जगदम्बा लाल। समझ आ गया? इसमें लिमिटेशन के बिहाफ पे था सर। क्या क्या कह रहे शोभित? इसमें लिमिटेशन के ग्राउंड पे था क्या सर कुछ? बस इतना ही है। यहाँ जो इसको मैंने डीपली तो नहीं पढ़ा है, ये टिप्पणी में केस लॉ दिया हुआ है कि इसमें ये बताया गया कि ये जो 125 है, इसमें जो भरण पोषण का आवेदन है ये कंप्लेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ कंप्लेंट। ठीक है, मतलब मुझे नाम याद नहीं है, बट जो मैंने केस लॉ पढ़ा था जहाँ डिफाइन किया था, उसमें लिमिटेशन को ग्राउंड बना के किया था कि मतलब लिमिटेशन एक्ट में मतलब आप इसमें 468 वाला जो लिमिटेशन प्रोसीजर है उसको नहीं ले सकते, क्योंकि ये कोई कंप्लेंट नहीं है। जी 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 जी। चलिए, वो तो डीपली इसको पढ़ेंगे तो शायद कुछ निकल के आए। सेक्शन 5 एक पिटीशन। जी, अब सर क्या 156 भी इसी में क्या कह रहे सैयदा? योर वॉइस इज कटिंग, नॉट कमिंग क्लियरली हेयर। आप अपनी बात मैसेज के माध्यम से लिख दीजिए। जी, डिफाइन होगी सर वो कंप्लेंट। आपका पूरा सवाल ही गायब हो गया। चलिए, अगला इसका 2E देखते हैं। 2E बात। सदप, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है इस साइड, तो आप मैसेज में लिख दीजिएगा, ग्रुप पे लिख दीजिएगा आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं उसका बाद में जवाब दे दूँगा। जी, तो ये बात कर रहा है 2E हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट मीन्स क्या है? हाई कोर्ट ये बताया जा रहा है। ये कह रहा है, इसके 3 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। ये कह रहा है, इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट ऑफ फॉर दैट स्टेट। किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। ठीक है, जैसे हमारा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? हेनु?
हमारे राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? सर जो है कुछ सैयदा आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, इलाहाबाद। आप अपने प्रश्न को। इलाहाबाद में है सर। हाँ बहुत बढ़िया, इलाहाबाद प्रयागराज में। हाँ प्रयागराज में है, और उसकी एक बेंच भी है, एक उसकी बेंच भी है। वो कहाँ पे है शोभित? इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच जो है वो है लखनऊ में, ठीक। और सेकंड इसका कह रहा है 2E का, इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी टू विच द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर ए स्टेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ दैट हाई कोर्ट। और ये कह रहा है किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है वह उच्च न्यायालय। तो हमारा जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी के संबंध में यदि किसी हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दिया गया है तो उसके संबंध में वो हाई कोर्ट, जैसे कि हमारा चंडीगढ़ जो सिटी है वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है ना कल्पना, चंडीगढ़। जी सर। और चंडीगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ लगता है? चंडीगढ़ सर। चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। हाँ पंजाब और हरियाणा। ठीक है, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को चंडीगढ़ जो यूटी है उस यूटी का भी अधिकारिता मिला हुआ है। जो सेकंड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है वह उच्च न्यायालय। तो चंडीगढ़ के रिलेशन में उसका उच्च न्यायालय कौन सा हुआ? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। और थर्ड कह रहा है किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ समझे? किसी अन्य, इन रिलेशन टू एनी अदर यूटी द हाई कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय। तो जो हाई कोर्ट है हमारा वो दांडिक अपील के लिए कैसा न्यायालय है? कैसा न्यायालय है दांडिक अपील के लिए? बोलो भाई। सर्वोच्च न्यायालय है सर दांडिक अपील के लिए। बाकी उसके बाद जो अपीलें जाती हैं, सर आवाज सही नहीं आ रही, सही है। आवाज़ सही नहीं आ रही, सभी को नहीं आ रही कि कल्पना को नहीं आ रही? सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है बीच में, और डिस्टर्बेंस आ रही है आवाज। आज नेटवर्क इशू है कुछ हमारे यहाँ भाई, तो इसको आप आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं 2E पे। बाकी कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। जो नए साथी जुड़े हैं क्लास में उनको भी शुभकामनाएं। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। ओके।